वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए टेंथ के बाद। टेंथ का एग्ज़ाम दे के बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और अभी तक इस तजब्जुब में मुब्तला हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी गाइडेंस उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि किसके लिए कौन सी स्ट्रीम चूज़ करना बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्ट्रीम्स की कि कौन कौन सी स्ट्रीम यहाँ पे अवेलेबल है, तो स्ट्रीम्स जो हमारे पास अवेलेबल है, हम सिलेबस में जाएंगे। स्ट्रीम्स हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें सबसे पहले हमारी आती है मेडिकल की स्ट्रीम। मेडिकल में, या जैसे हम कहते हैं मेडिकल भी कहते हैं और फिर नॉन मेडिकल भी इसमें आता है और मेडिकल प्लस मैथ भी आता है। इसमें आपको इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी है, फिजिक्स पढ़ना ज़रूरी है, केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आपने ली हो गया आपका मेडिकल। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिया हो गया आपका नॉन मेडिकल। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ बायोलॉजी यानी जूलॉजी, बॉटनी भी लिया तो आपका हो गया मेडिकल प्लस मैथ। और ये हो गए 3 स्ट्रीम्स और इनके साथ आप कोई यहाँ से जो है कोई वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर आपके पास जो एक और स्ट्रीम आती है, एक और फील्ड जो आता है, उसको हम कहते हैं फैकल्टी ऑफ होम साइंस। होम साइंस में आपको इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, फैमिली हेल्थ केयर एंड प्रिवेंशन पढ़ना ज़रूरी है, फूड साइंस पढ़ना ज़रूरी है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ना ज़रूरी है, प्लस आप कोई भी यहाँ से वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकते हो। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें, इसमें इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना ज़रूरी है, अकाउंटेंसी पढ़ना ज़रूरी है। फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं या इकोनॉमिक्स ले सकते हैं और फिर यहाँ से आप इन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं और फिर एक सब्जेक्ट आपको वोकेशनल सब्जेक्ट से चूज़ करना ज़रूरी है। फिर आती है बात ह्यूमैनिटीज़ की, या जिसको हम आर्ट्स कहते हैं। आर्ट्स में आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती है, इंग्लिश पढ़ना तो ज़रूरी है। फिर आप लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज ले सकते हो, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी और भोटी, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। जो भी आपकी स्कूल में, आपकी हायर सेकेंडरी में अवेलेबल है, आप इनको ले सकते हो अगर अवेलेबल है। या फिर आप यहाँ से और सब्जेक्ट्स ग्रुप 3 में से किसी एक सब्जेक्ट को ले सकते हो, अरेबिक, संस्कृत, पर्शियन, इकोनॉमिक्स। एक ग्रुप में से आपको एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं आप। उर्दू के साथ साथ हिंदी जो है चूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आप मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या सोशोलॉजी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ साइकोलॉजी है, म्यूज़िक है, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, एजुकेशन है। फिर यहाँ पे एक और ग्रुप 6 में आपका आता है हिस्ट्री आता है, होम साइंस आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। फिर ग्रुप 7 में स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये आते हैं। फिर वोकेशनल सब्जेक्ट में से आप कोई एक सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्ट्स स्ट्रीम भी ख़त्म। अब अगर हम बात करें कि किस जो है आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, तो ये डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। अगर हम देखें, सबसे पहले आपका एम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। आपका एम जो है, आपको उसी हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। तो इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जिनकी जो एम थी दैट मीन्स उन्होंने तो अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिए होंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता, उनको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता उनकी विश में, उनकी चॉइस में। अगर उनकी एम किसी की डॉक्टर बनना है, डेफिनेटली उसने तो मेडिकल लिया होगा या प्लस मैथ भी लिया होगा। किसी की एम इंजीनियर बनना है तो उसने भी नॉन मेडिकल लिया होगा, मैथ पढ़ा होगा, मैथ लिया होगा एज अ सब्जेक्ट। वो स्कूल भी जा रहे होंगे, ट्यूशन भी जा रहे होंगे, सारी चीज़ें कर रहे होंगे, तो इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एम वालों ने, जिनकी एम है, जिनका एक बर्निंग डिज़ायर है, उन्होंने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया होगा, नो प्रॉब्लम विद देम। फिर डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसी हिसाब से आपको चूज करना चाहिए सब्जेक्ट। हाँ, आपकी स्ट्रेंथ, किसी की स्ट्रेंथ मैथ है, किसी की फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो चूज कर लेगा, तो उसे वो सब्जेक्ट चूज करना ही चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सब्जेक्ट चूज किए होंगे। अब यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस और फैमिली सपोर्ट की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसमें हम डिटेल जाएंगे। अगर हम देखें कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं किसी स्टूडेंट की, उस वैसी ही उसको क्या करना है, जो वैसी ही उसको स्ट्रीम चूज करनी है। फॉर एग्जांपल, कोई बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और उसे लगता है भाई मैं सिर्फ 10th तक पढ़ा मैंने, अब 11th 12th जो है मैं मुश्किल से पढ़ सकता हूँ, इसके बाद नहीं पढ़ सकता, या मुश्किल से ग्रेजुएशन कर सकता हूँ। उसे क्या करना है, उसे खुद ही कुछ ना कुछ यहाँ पे यहीं पे चूज़ करना है। उसे क्या करना है,
अगर कोई इकोनॉमिकली बहुत वीक है, फॉर एग्जांपल बहुत वीक है इकोनॉमिकली, उसे क्या करना है, उसे 11th 12th, ठीक है 11th 12th, अगर वो पढ़ाई में थोड़ा बहुत कमज़ोर भी है और फिर अर्निंग करना चाहता है कि 11th 12th के बाद मैं पैसा कमा सकूं, उसे क्या करना है 11th 12th में, उससे क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट चूज करना है, चाहे वो आर्ट्स ले चाहे वो मेडिकल ले, जैसी उसकी स्ट्रेंथ है। मसला है अगर वो इकोनॉमिकली वीक है, 11th 12th में वही सब्जेक्ट पढ़े जो उसकी स्ट्रेंथ है, और इसके साथ साथ कोई वो स्किल कोर्स कर सकता है, ठीक है, स्किल कोर्स कर सकता है। स्किल कोर्स का क्या मतलब है, देखो बहुत सारे स्किल्स हैं जो आपको बिल्कुल 12th के बाद ही आपको पैसा मतलब पैसा कमा सकते हो आप उन स्किल्स की वजह से। आप प्लम्बरिंग सीख सकते हो, आईटी कोर्सेज होते हैं इनके, प्लम्बरिंग सीख सकते हो आप, इन नल फिटिंग प्लम्बरिंग आप सीख सकते हो। आप जो है इलेक्ट्रिक फिटिंग, बहुत फील्ड है इसका, इलेक्ट्रिक फिटिंग सीख सकते हो, इसका भी फील्ड है। आप टेलरिंग सीख सकते हो, इसका भी फील्ड है। आप और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, स्किल कोर्स, अब ड्राइविंग है, ठीक है, ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप सीख सकते हो, इनसे आप पैसा इमीडिएटली कमा सकते हो। या कभी कभी बाहर की कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर जो है, इन कंट्रीज में भी इन चीज़ों की डिमांड होती है। और भी स्किल कोर्सेज हैं, या आप कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इनके कोर्स आप कर सकते हैं। तो इमीडिएटली 12th के बाद ही आप पैसा कमाना जो है शुरू कर सकते हो टेंशन के बगैर। फिर डिपेंड करता है ये भी कि आपको फैमिली सपोर्ट कैसा है। कभी कभी इंसान को लगता है भाई फैमिली मुझे सपोर्ट कर सकती है 2-3 साल के लिए या 5-6 साल के लिए, तो मुझे क्या करना है, उसे वैसी ही स्ट्रीम चूज करनी है। तो अगर किसी को लगता है कि 5-6 साल के लिए मुझे फैमिली सपोर्ट कर सकती है, कुछ कारण है, कुछ है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे पता है कि बस भाई मैं ग्रेजुएशन ही कर सकता हूँ। चलो मान लेते हैं किसी कोई जो है, किसी को फैमिली सपोर्ट ऐसा है, उसे लगता है बस ग्रेजुएशन तक ही मुझे फैमिली सपोर्ट कर सकती है, फिर शायद कंडीशंस कुछ बदल जाएं, इसलिए ग्रेजुएशन तक मुझे जो है फैमिली सपोर्ट कर सकती है। उसे 11th 12th में डेफिनेटली क्या लेना चाहिए, मैथ साइंस लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, मैथ साइंस। मैथ साइंस जब उसने लिया तो उसे फ़ायदा क्या उसे मिलेगा, मैथ साइंस जो भी पढ़ेगा, फिर वो ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, से फॉर एग्जांपल आर्ट्स ले सकता है। अब मैथ साइंस जो है उसकी रीजनेबिलिटी, उसकी मेंटालिटी, उसकी मेंटल रीजनिंग, उसका एप्टीट्यूड जो है वो बढ़ा देंगी। और ग्रेजुएशन में जब वो आर्ट्स पढ़ेगा, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकता है। जैसे हमारे जेके एसएसबी के कुछ एग्जाम्स आते हैं, जैसे हमारे जेके पीएससी के एग्जाम्स आते हैं, केएस एग्जाम आता है, तो या इवन आईएएस एग्जाम आता है। आईएएस के लिए भी आप ग्रेजुएशन के बाद ही एलिजिबल हो जाते हो, तो आप आईएएस वाईएएस के लिए प्रेपरेशन कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी बेस जो है वो स्ट्रांग है, बेस 11th 12th में स्ट्रांग बनती है मेडिकल की वजह से। तो फर्दर इसको अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो अगर हम स्कोप की बात करें, मेडिकल जो है, मेडिकल और नॉन मेडिकल, अगर आपने लिया है मेडिकल प्लस मैथ लिया है, तो आप नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, नीट के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप एमबीबीएस कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बाकी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो आप ये कोर्सेज जो है कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका ये होगा उनने तो ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिए होंगे। अच्छा, अगर हम मानते हैं किसी का नीट क्वालिफाई नहीं होता है, जेई क्वालिफाई नहीं होता है, बाकी वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके बाद भी वहाँ दुनिया ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद आप बीएससी कर सकते हो मेडिकल सब्जेक्ट्स में, ठीक है। आपने 11th 12th में मेडिकल पकड़ा, 11th 12th के बाद आप स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हो, कोई भी स्ट्रीम पकड़ सकते हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बीएससी कर सकते हो, मीन्स ग्रेजुएशन करोगे, किसी सब्जेक्ट में एमएससी करोगे, ग्रेजुएशन के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हालांकि 12th के बाद ही आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आपने बीएससी किया, फिर आप हायर एजुकेशन में भी जा सकते हो, एमएससी कर सकते हो, यानी पीजी कर सकते हो। पीजी के बाद कुछ डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में अगर आपको टॉप रैंक्स मिलती है तो आपको जेआरएफ मिलेगा। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें फिर आप पीएचडी कर सकते हो किसी यूनिवर्सिटी से, पीएचडी, और उसमें आपको फेलोशिप मिलेगी, तकरीबन 35 to 40,000 पर मंथ आपको मिलेगा। और 5 से लेके 7 साल तक आप पीएचडी करोगे और हर महीने आपको 30 to 35,000 मिलेगा, क्योंकि आपने जेआरएफ किया है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिल रही है। फिर आप हायर एजुकेशन में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हो, एज अ लेक्चरर काम कर सकते हो, तो वो टेंशन नहीं है, हायर एजुकेशन में आप जा सकते हो। बट इट इज़ लेंथी ट्रैक, ठीक है, ये लेंथी ट्रैक है। ये ट्रैक जो है लगभग 12th के बाद
15 से 20 साल तक या 10 से 15 साल तक ये लंबा ट्रैक है, ये कोई आसान काम होने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ आर्ट्स की, यहाँ पे बहुत ही अहम मसला ये वाला है। आर्ट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कमज़ोर होते हैं स्टडीज़ में, फाइनेंशियली वीक होते हैं, वो सिंपली चुपचाप करके आर्ट्स जो है वो ले लेते हैं। फिर उनको बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी होते हैं, मेंटर्स भी होते हैं, जो उन्हें कहते हैं आप आर्ट्स में AIS कर सकते हो, KS कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हो, ठीक है, बाकी चीज़ें, ये सच है। बट यहाँ पे थोड़ा सा और भी सोचना है, ठीक है। वो ये है, देखो, आर्ट्स वालों के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं नहीं चाहता, मैं पर्सनली नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट 10th के बाद आर्ट्स जो है वो ज्वाइन करिए। हमेशा से मैं कहता हूं बच्चों को, 10th के बाद इमीडिएटली आप आर्ट्स बिल्कुल भी ना चूज करें। अब है वजह क्यों, देखिए, अगर आपने 10th के बाद 11th और 12th में आर्ट्स पढ़ा, आप मुझे एक भी नोटिफिकेशन, एक भी एडवर्टीजमेंट ऐसी दिखाइए जिसमें यह कहा गया हो कि 11th 12th में आर्ट्स जिसने पकड़ा होगा उसको ये जॉब जो है, इस जॉब के लिए वो एलिजिबल होगा। यानी 11th 12th में अगर आपने आर्ट्स पकड़ा है तो आप आर्ट्स के बेस पे किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर 11th 12th एलिजिबिलिटी है, 12th अगर एलिजिबिलिटी है किसी जॉब के लिए, उसमें मेडिकल, आर्ट्स, नॉन मेडिकल सब एलिजिबल होते हैं। लेकिन कोई भी जॉब ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ वो लोग एलिजिबल होते हैं जिनके पास आर्ट्स हो। यानी आर्ट्स जो है एक डिसेबिलिटी इसलिए भी है, क्योंकि आर्ट्स डिसेबिलिटी क्यों है 11th 12th में, आर्ट्स एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्यों है 11th 12th में, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जॉब्स के लिए पोस्ट्स जब एडवर्टीजमेंट जब निकलती है उसमें लिखा होता है भाई वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनको 12th में क्या था, जिनको 12th में या तो मैथ था या तो साइंस था, ठीक है। यानी बहुत सारे जॉब्स के लिए पोस्ट्स जॉब्स के लिए जब एडवर्टीजमेंट निकलती है, जॉब्स जब होते हैं उनके लिए क्या एडवर्टीजमेंट आती है, भाई कैंडिडेट ने क्या किया होना चाहिए 12th में, उसको या तो मैथ होना चाहिए या साइंस होना चाहिए। अगर सिंपली एलिजिबिलिटी 12th है, उसके लिए मेडिकल वाले भी, नॉन मेडिकल वाले भी, आर्ट्स वाले भी, हर किसी कैटेगरी वाले एलिजिबल होते हैं। लेकिन बहुत सारे पोस्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें मैथ साइंस होना जरूरी होता है 11th 12th में। अब रहा मसला कि लोग कहते हैं भाई हम IAS करना चाहते हैं, KS करना चाहते हैं आर्ट्स लेके। भाई ठीक है, ये सच है, लेकिन 12th के बाद तो कोई KS नहीं होगा ना। 12th के बाद कौन सा KS होगा, IAS होगा। KS होता है ग्रेजुएशन के बाद, KS के लिए आप एलिजिबल होते हो ग्रेजुएशन के बाद। अब अगर आपने 11th 12th में ही आर्ट्स लिया है तो 11th 12th के बाद आप KS तो नहीं क्वालिफाई कर सकते। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, 11th 12th में अगर आपने आर्ट्स पढ़ा है उससे आपका जहन जो है डेवलप फुल्ली नहीं होता है। मेडिकल और मैथ पकड़ने से, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपका जो जिसको हम कहते हैं स्टैमिना बढ़ जाता है। मेडिकल पकड़ने से आपका स्टैमिना बढ़ जाता है, आपका बर्दाश्त बढ़ जाता है, आप सीखते हो कि पढ़ना कैसे होता है, आप मेहनत करना जो है वो सीख जाते हो जब आप मेडिकल मैथ पकड़ते हो, जब आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हो, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो 12th के बाद ही आपका स्टैमिना बढ़ जाता है। देखिए अब फायदा क्या है मेडिकल प्लस मैथ पकड़ने से 11th 12th में, एक ये फायदा है कि आपका स्टैमिना बढ़ गया। दूसरा ये है कि 12th के बाद आप फिर से आर्ट्स ले सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, फिर से आप हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटी ले सकते हो, जियोग्राफी ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप 12th के बाद फिर से ले सकते हो। आपने 12th में 11th 12th में मैथ साइंस पढ़ा, आप 12th के बाद फ्री हो, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, आप 12th के बाद आर्ट्स भी चूज कर सकते हो। 11th 12th में मैथ साइंस पढ़ा, उसके बाद आप आर्ट्स चूज कर सकते हो। अगर आप सच में KS या IAS या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप मैथ साइंस जरूर पकड़िए, आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आप पढ़ना सीखोगे। 12th आपने खत्म किया, 12th के बाद आप प्रेपरेशन करोगे। अगर आपने IAS टारगेट किया या KS टारगेट किया है, फिर आप क्या करोगे, आपने 11th 12th में मैथ पढ़ा, ठीक है। अगर आपको पता है कि IAS और KS के लिए आप क्या करोगे, कोई भी सब्जेक्ट जो है आप पढ़ सकते हो। इवन आप मैथ साइंस में भी, ठीक है, मैथ में भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, किसी में भी, ठीक है, आप मेन सब्जेक्ट ले सकते हो IAS या KS का, वो भी टेंशन नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे कि मैं चेंज करना चाहता हूं वो भी कर सकते हो,
आप पॉलिटी जो है, पॉलिटी वो अच्छे से पढ़ सकते हो। पॉलिटी आपको बिल्कुल घास लगेगी, आसान लगेगी जब आपने मैथ साइंस पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि आपको मेहनत करने का ढंग जो है वो आ गया होगा। आप पॉलिटी पढ़ोगे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप जियोग्राफी पढ़ोगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। वो कैसे पढ़ोगे? 11th 12th में मैथ पढ़ा, ग्रेजुएशन में फिर आप एनसीईआरटी बुक्स उठाओगे, एनसीईआरटी बुक्स उठाओगे, पॉलिटी पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, 6th से लेकर 12th तक के जो भी पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हैं वो पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ोगे 11th 12th की, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ोगे 6th से लेकर 12th की। ये सारी बुक्स आप 6th से लेकर 12th की पढ़ोगे एनसीईआरटी वालों की, तो आपका क्लियर हो जाएगा। जितना पता होगा ना, जितनी नॉलेज 11th 12th में ये आर्ट्स पढ़ने वालों को होगी, उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगी जब आप मैथ भी पढ़ोगे और ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे फिर ग्रेजुएशन के टाइम में। तो देखिए, एक और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। जैसे शाह फैसल है हमारे, वो डॉक्टर थे पहले, उसने मेडिकल पकड़ा था, मतलब मेडिकल उसका सब्जेक्ट था, वो एज ए डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर काम कर रहे थे। फिर उर्दू उनका कोर सब्जेक्ट जो रहा वो उर्दू था, और उसने आईएएस टॉप किया उर्दू में, ठीक है। तो इसके अलावा डॉक्टर असगर सहरिश है, तो वो पहले डॉक्टर थी, मेडिकल प्लस मैथ थी, फिर आईएएस भी किया। तो इस तरह बहुत सारी एग्जाम्पल हैं ऐसे लोगों की जो पहले मेडिकल या मैथ साइंस पढ़ रहे थे, उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया अपने सब्जेक्ट्स का, फिर आर्ट्स पकड़ा, फिर आईएएस भी किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेडिकल प्लस मैथ पकड़ते हो, इससे आप पढ़ना सीख जाते हो, आपका स्टैमिना बढ़ जाता है, आप मेहनत करना सीख जाते हो, आपको एक तरीका मिल जाता है कि पढ़ना कैसे होता है। और मैथ साइंस अहम भी इसलिए है क्योंकि आईएएस केएस में भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, आपको जियोग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, आपको जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो तभी आप समझ सकते हो जब आपको मैथ साइंस जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो आपका मैथ साइंस बिल्कुल भी ज़ाया नहीं मतलब होने वाला है अगर आप 11th 12th में मैथ साइंस पकड़ रहे हो, ठीक है। आई होप कि यहाँ ये वाली बात जो डिटेल्ड मैंने समझाने की कोशिश की, ये समझ आ गई होगी। अच्छा, फिर अगर हम बात करें किसी ने कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी सब्जेक्ट में आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने वीकेस्ट जो सबसे आसान सब्जेक्ट आपको लगा उर्दू, आपको लगा कि भाई हमने उर्दू लिया है, ठीक है, आपको लगा उर्दू लिया है, उर्दू में कोई फील्ड नहीं है, भाई है ना, क्यों नहीं है। आपने उर्दू पकड़ा, लेकिन लेंथी ट्रैक है, उर्दू आपने पकड़ा, ओवरऑल आपका मकसद यही है कि मुझे अर्न करना है, मुझे कमाना है, मुझे जॉब हासिल होनी है। किसी का मकसद कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये भी मकसद होता है कि मुझे जॉब हासिल करनी है। अब अगर आपने उर्दू लिया, देखिए लेंथी ट्रैक कितना है। उर्दू आपने 11th 12th में लिया, आपको सबसे इजी सब्जेक्ट लगेगा। आपने उर्दू 11th 12th में लिया, फिर ग्रेजुएशन भी किया आपने, ग्रेजुएशन के बाद आपने पीजी किया उर्दू में, पीजी के बाद आप क्या कर सकते हो, नेट और जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई किया पीएचडी और एमफिल, पीएचडी और एमफिल किया, फिर यूपीएससी या जेकेपीएससी निकालेगी पोस्ट्स लेक्चरर के लिए। आप +2 लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम दोगे तो लेक्चरर बन सकते हो। आप एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, ये एग्ज़ाम भी दे सकते हो। या उर्दू में फिर लेटर ऑन बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, मैथ साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी अगर आप आईएएस देना चाहते हो उर्दू में, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, जनरल स्टडीज़ भी पढ़नी पड़ेगी अगर आप उर्दू में भी आईएएस देना चाहते हो। लेकिन अगर आप उर्दू सब्जेक्ट ले रहे हो मेन सब्जेक्ट और आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, ये लेंथी ट्रैक है। बाकी ट्रैक्स जो शॉर्टकट्स हैं, जो आपको इमीडिएट अर्निंग करा सकते हैं, वो मैंने बोले। इसके अलावा आप कुछ देखो, कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जिनका फील्ड ओपन है। अगर आपको फैमिली सपोर्ट है, अगर आपको टेंशन की बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको लगता है कि हमारे पास ठीक ठाक मॉनेटरी सपोर्ट भी है, आप कुछ सब्जेक्ट्स को ले सकते हो डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, जो कश्मीर में, जो हमारे इन एरियाज़ में बिल्कुल भी आम नहीं है। जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका स्कोप है, आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका स्कोप है, कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हो, मैथ ले सकते हो। देखो, मैथ वाला कभी बंद नहीं होता है, ठीक है। मैथ वाला जैसे मैथ पढ़ा है ना, वो कहीं पे भी इवन ट्यूशन पढ़ा सकता है, वो कमा सकता है। 12th के बाद ही आप ट्यूशन स्टार्ट कर, 12th किया ना, फिर आप 10th वालों को ट्यूशन पढ़ाओगे अगर आपको मैथ ना वाकई आता है। अगर आपने 11th, देखो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपने 12th में मैथ पढ़ा, 12th में मैथ पढ़ा अच्छा आता है, आपके पास 10th का बच्चा आएगा, भाई मुझे ट्यूशन दो,
ठीक है, ट्यूशन पढ़ाओ, आप पैसा कमा सकते हो। आपने 12th में हिस्ट्री पढ़ी मेरी तरह, ठीक है, हिस्ट्री में पीजी भी किया, कोई बच्चा नहीं आएगा आपको भाई मुझे ट्यूशन पढ़ाओ हिस्ट्री में, मुझे ट्यूशन पढ़ाओ एजुकेशन में, मुझे ट्यूशन पढ़ाओ उर्दू में, मुझे ट्यूशन पढ़ाओ इकोनॉमिक्स में, बहुत कम। बल्कि मैथ के लिए आपको ऑप्शन ही ऑप्शन होंगे। मैथ में बीएससी किया या पीजी किया तो आपको हमेशा के लिए मैथ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कहीं पे भी। फिजिक्स में मिलेगी। अच्छा, इंग्लिश में हायर एजुकेशन में बहुत कम जाती है, तो इंग्लिश जो है एक बहुत खुला फील्ड है। बहुत कम स्टूडेंट्स मैंने देखी हैं जो पीजी करते हैं रेगुलर मोड में, वो भी इंग्लिश में, हमारे इन एरियाज में, तो इसमें भी काफ़ी स्कोप है। अकाउंटेंसी है तो चार्टर्ड अकाउंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कंपनीज में, इनको जॉब प्लेसमेंट की जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। कॉमर्स में ये सब्जेक्ट आता है, ये आप ले सकते हैं। तो ओवरऑल हमने डिस्कस यही किया कि बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, बड़े सोच समझ के साथ आपको स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, क्योंकि 11th 12th ही है जो डिसाइडिंग पॉइंट है आपके कैरियर का। डिसाइडिंग पॉइंट इसलिए कि अगर आपने आर्ट्स ले लिया, 12th में आपने आर्ट्स ले लिया, फिर आप मेडिकल के लिए जो है मैथ के लिए टर्न या स्विच नहीं कर सकते। आपने 11th 12th में आर्ट्स पढ़ा, फिर आप लगभग मेरी नज़रों में 11th 12th के बाद आप फिर मैथ साइंस नहीं पढ़ सकते। आप बहुत सारे पोस्ट्स के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। मैथ साइंस नहीं पढ़ा, बहुत सारे पोस्ट्स के लिए, जॉब्स के लिए आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे। फिर अगर आपने मैथ साइंस पढ़ा, आप फिर भी बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, सारे जॉब्स के लिए आप एलिजिबल रहते हो, और अपना जो सब्जेक्ट है वो शिफ्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है अगर आप मैथ साइंस पढ़ते हो, नेगेटिव है अगर आपने आर्ट्स लिया है तो। लेकिन हाँ, किसी ने कोई भी सब्जेक्ट लिया है, मेहनत से कुछ भी हो सकता है। आपकी डिटर्मिनेशन क्या है, आपकी मेहनत क्या है, तो वो आपको कहीं पे भी ले जा सकती है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।